अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर वजीहा जावेद। मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और एक डॉक्टर हूँ और मैं इस वक्त गेट्स फार्मा में हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च। हमारे साथ आज हमारे स्टीम पैनलिस्ट दो मौजूद हैं, एक फ्रॉम द यूएस एंड वन फ्रॉम AKU। आज हमारी डिस्कशन जो है, एज यू ऑल नो, इज गोइंग टू बी अराउंड कोविड एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स दैट वी आर कंडक्टिंग। आज का जो टॉपिक स्लाइटली डिफरेंट और आई थिंक फ्रॉम द रेगुलर नॉर्म इज के हम आज आपको चाइनीज गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे that the Chinese experts have been doing and rolling out in China, and then we'll be comparing it to the Pakistan national guidelines and we'll see कि उन दोनों में क्या-क्या फर्क है. So I'll be introducing you to our panelists. We have Dr. Majid with us and Dr. Nausheen. So I'll be going over. Dr. Majid, could you please briefly introduce yourself? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजीहा एंड अदर्स फॉर हैविंग मी हियर। मैं अमेरिका के शहर बॉस्टन में एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और एक इंटेंसिविस्ट हूँ। तो ITC रन करता हूँ और फेफड़ों के मरीजों को देखता हूँ। मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक टीचिंग फैकल्टी भी। थैंक यू डॉक्टर माजिद। डॉक्टर नौशीन, आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर नौशीन है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर खान यूनिवर्सिटी में और मेरा ताल्लुक़ जो है वो अडल्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ के सेक्शन से है और हम लोग काफ़ी एक्टिवली इस वक्त कोविड के पेशेंट्स को देख रहे हैं और उनको ट्रीट कर रहे हैं। सो दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। चलिए जी, थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन फॉर्मली। डॉक्टर माजिद, अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें एंड विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स आप हमसे ये डिस्कस कर लें कि चाइना ने क्या क्या तरीके आजमाए और उनकी मैनेजमेंट और डायग्नोसिस किन तरीकों से की गई थी फॉर कोविड। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स, ये बहुत ज़बरदस्त स्लाइड सेट है जो मुझे डॉक्टर वजीहा ने प्रोवाइड किया है। मैं आप लोगों को इस स्लाइड सेट के थ्रू ले जाऊंगा जिसमें काफ़ी तफसील के साथ ये बताया गया है कि चाइनीज़ गाइडलाइंस क्या हैं, चाइना में लोग फिल वक्त क्या तरीके आजमा रहे हैं कोविड के मरीजों की देखभाल के लिए। आप देखेंगे इस स्लाइड के ऊपर 7th एडिशन भी लिखा हुआ है ऊपर राइट साइड पे करके, क्योंकि इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये मुसलसल तब्दील होने वाला अमल है, क्योंकि कोविड एक नया मर्ज है और हम लोग हर रोज़ हर हफ्ते इसके बारे में नई मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को बदलते भी रहते हैं और यही सब कुछ चाइना में भी किया जा रहा है। तो जो मैं आपको बताऊंगा आप इसको गौर से सुनिए, मगर ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि ऑफ कोर्स जैसे जैसे नई नई मालूमात आती जाती हैं तो गाइडलाइंस को भी उनके हिसाब से बदलना पड़ता है। तो शुरू में जो हिस्सा है वो मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा। ये तो सिर्फ ये बताता है कि कोविड किस तरीके से होता है। आप सब जानते हैं कि ये एक अदद कोरोना वायरस है। कोरोना वायरसेस तो बहुत सारे मौजूद हैं जो इंसानों को हमेशा से बीमार कर रहे हैं, मगर ये एक नए किस्म का यानी कि नोवेल कोरोना वायरस है। और क्योंकि इंसानी जिस्म इस बारे में बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए ये हमें खास कर बीमार कर रहा है। तो क्लिनिकल फीचर्स भी आप लोग जानते हैं। जो मेन सिम्टम्स होते हैं सबसे कॉमनली उनमें फीवर है, बुखार होता है, लोगों को खांसी होती है और वो इंतहाई फटीग्ड, बहुत बीमार और सुस्त महसूस करते हैं। और फिर चंद लोग जो ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होते हैं उनमें फिर सांस फूलना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाती हैं और उनको ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको फेफड़ों का फेलियर भी कह सकते हैं, जिसके लिए वेंटिलेटर चाहिए होता है, वो हो जाता है। और साथ ही साथ कई एक मजीद कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ लोगों में हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने के लिए ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड कोविड का तकरीबन 2 हफ्ते तक चल सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका मतलब है कि आप बीमार हो चुके हैं लेकिन अभी आपको अलामात नहीं आई, तो आपको नहीं मालूम कि आप बीमार हो चुके हैं और ये ख़तरनाक वक्त है, क्योंकि इस दौरानिए में आप मज़ीद लोगों को भी बीमार कर सकते हैं, ये जाने बगैर कि आप बीमारी फैलाने की सलाहियत रखते हैं। कुछ लोगों में
पेट के कुछ मसले भी होते हैं, मसलन डायरिया हो जाता है या उनको इंतहाई मतली हो रही होती है या वो उल्टियाँ भी कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए है कि ज़्यादातर लोग जो कोविड के मर्ज में मुब्तला होंगे वो ठीक हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों का अच्छा ही प्रोग्नोसिस होगा। अलबत्ता चंद लोग कुछ स्टडीज़ बता रही हैं कि तकरीबन हर 5 में से एक शख्स इतना बीमार शायद हो जाए कि उसको एटलीस्ट कुछ अरसे तक अस्पताल में दाखिल करना पड़े, जबकि उससे भी कम लोग शायद आईसीयू या आईटीसी यानी इंतहाई निगहदाश्त पाने की ज़रूरत इख्तियार कर लें। और वो लोग तकरीबन शायद 100 में से 5-1 लोग हों, कुछ स्टडीज़ बता रही हैं। कितने लोग फौत हो जाएंगे इस बारे में कुछ क्लियर अभी तक हमारे पास मालूमात नहीं है। मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ अस्पतालों से हमें डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में ये कहना मुनासिब होगा कि कम से कम 100 में से 1 से 2 लोग शायद फौत हो जाएं, जो कि फ्लू के मुकाबले में तकरीबन कम से कम 10 से 100 गुना ज़्यादा अमवात हैं। मैं लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन वाला पार्ट स्किप करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खून में देख सकते हैं। आपने इस बारे में सुना और पढ़ा पहले भी होगा, और आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि ये वही तमाम चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर चेक कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त कोई बहुत स्ट्रिक्ट कोई फ़ायदा नहीं है कोई पर्टिकुलर ब्लड में टेस्ट करने का। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने जान लिया कि कोई शख्स कोविड के मर्ज में मुब्तला है और वो बीमार है, तो आप उसको आईसीयू में या अस्पताल में रखेंगे। और अगर आपने जान लिया कि कोई शख्स कोविड के मर्ज में मुब्तला है और वो बीमार नहीं है, तो आप उसको मुमकिन है कि घर भेज दें और कहें कि प्लीज बाकी लोगों से दूर रहिए। ये जो ब्लड वर्क है एटलीस्ट करंटली हमें बहुत ज्यादा मालूमात नहीं देता, सिवाय इसके कि मैं आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा कि चंद एक इनमें से टेस्ट थोड़ा बहुत शायद बता सकते हैं कि कोई कौन ज्यादा बीमार है और कौन कम, लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता। तो अगर आपके पास ये तमाम ब्लड टेस्टिंग मौजूद नहीं है, या इसके लिए इतनी रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं, इतने टेस्ट किट्स दस्तयाब नहीं हैं, पेशेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं वगैरह वगैरह, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज्यादा जरूरी टेस्टिंग है। किस तरह से आप कोविड की तशखीस करते हैं वो तो आप जानते हैं कि एक पीसीआर बेस्ड टेस्ट है। पीसीआर एक इस किस्म का टेस्ट है जो न्यूक्लिक एसिड्स को दरियाफ्त करता है खून में या नाक में या किसी भी और जिस्म के हिस्से के सैंपल में। न्यूक्लिक एसिड्स या डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं। कोविड-19 एक आरएनए वायरस है, तो इसमें आप आरएनए दरियाफ्त करेंगे और आप चंद जगहों से वो सैंपल ले सकते हैं जिसमें आप पीसीआर रन कर सकते हैं। तो वो आप सबसे कॉमनली सबसे हम प्रेफर करते हैं, हमारा पसंदीदा जरिया है, वो है नेजोफेरेंजियल स्वाब। तो आप एक क्यू टिप टाइप की एक टिप जो कि आप कान साफ करने के लिए कुछ लोग यूज करते हैं, वो आप नाक के जरिए पहुंचाते हैं नेजोफेरिंक्स तक और उसको कई मरतबा घुमाकर उसके बाद बगैर किसी और चीज को टच किए हुए ये सैंपल आप भेज देते हैं लैब में। आप ऑल्सो लोगों का स्प्यूटम बलगम भी टेस्ट कर सकते हैं, खून में भी टेस्ट कर सकते हैं, इवन पाखाना भी टेस्ट कर सकते हैं, फीकल मैटर, चूंकि कुछ स्टडीज ने बताया है कि जिन लोगों में खासकर जिन लोगों में डायरिया वगैरह हो रहा होता है उसमें आपको वायरस वहां से भी मिल सकता है। चाइनीज गाइडलाइंस यहाँ कहती हैं और मैं इनसे एग्री करूंगा कि जब एक मरतबा आप ये टेस्ट ये सैंपल ले लें तो आपको चाहिए कि आप इसको फौरन से पहले लैब भेजें और जितनी जल्दी हो सके इसका टेस्ट रन करना चाहिए, इससे पहले कि वो वायरल पार्टिकल्स डिग्रेड होना शुरू हो जाएं, ताकि अगर शख्स को बीमारी है तो उनकी तशखीस भी हो सके। फिर ब्लड टेस्ट पर अगर आप आ जाएं जो कि स्पेसिफिक है कोविड
का मर्ज दरियाफ्त करने के लिए, तो उसके लिए सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मौजूद है, जो कि बिल्कुल किसी भी और वायरल डिजीज के सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से मिलता जुलता है। आप जानते हैं कि 2 किस्म की एंटीबॉडीज हमारा जिस्म यूजुअली बनाता है जब भी हम किसी इन्फेक्शन का मुकाबला कर रहे होते हैं। शुरू में IgM होती है, जो कि चंद ही दिनों में, 3 से 5 दिनों में हाजिर हो जाएगी, खून में नजर आ जाएगी। और उसके मुकाबले में IgG जो हमें देर पा इम्यूनिटी होपफुली प्रोवाइड करेगी इंशाल्लाह कोविड से, जो लोग बच जाएंगे कोविड से, वो तकरीबन 2-1 हफ्ता लगाती है अपने लेवल्स बढ़ाने में। और जब वो एक मर्तबा अपने टॉप लेवल्स पर आ जाती है, तो वो फिर शुरू के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा हद तक नजर आएगी खून। चेस्ट इमेजिंग में स्किप करूंगा, आप लोग जानते हैं कि उसमें किस तरह से कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है फिल वक्त चाइना में। देखिए, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये चीज़ें मुसलसल बदल रही हैं। हम फिलहाल 7th एडिशन देख रहे हैं चाइनीज़ गाइडलाइंस की, जिसमें नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे बताता है ट्रैवल और रेजिडेंस हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटीज विद डॉक्यूमेंटेड COVID-19 पॉजिटिव केसेस within 14 days before the onset of illness। यानी कि जिस शख्स को आप इस वक्त देख रहे हैं और उसको अलामात शुरू हो चुकी हैं, क्या उन्होंने इन अलामात के शुरू होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर कहीं चाइना में, ईरान में या किसी और तबलीगी मरकज में वगैरह वगैरह किसी खास जगह जिस पे आपको शक है, वहाँ का ट्रैवल तो नहीं किया, या वो वहाँ तो नहीं रहते? अब देखिए कि जैसे जैसे कोविड फैलता जा रहा है हमारी कम्युनिटीज में भी, मैं कहूँगा कि ये पहला पॉइंट कम से कम इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। क्योंकि जब एक मर्तबा कोई बीमारी फैल कर पैंडेमिक की सूरत इख्तियार कर ले और आपके अपने मोहल्ले, आपके अपने शहर, आपके अपने सूबे में कॉमन हो जाए, तो फिर ये ट्रैवल का पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं रहता। तो मैं कहूँगा कि इवन दो यहाँ पर ये वाली गाइडलाइंस फिलहाल कह रही हैं कि भाई अगर कोई क्लियर एपिडेमियोलॉजिक हिस्ट्री है, तो फिर आप सिर्फ 2 मजीद सिम्टम्स देखिए, और कहीं कि अगर किसी के मजीद 2 सिम्टम्स पॉजिटिव हैं, तो वो गोया के एक सस्पेक्टेड केस हो गया। मैं कहूँगा कि अब तो वो ट्रैवल हिस्ट्री हो या ना हो, अगर इन चारों में से किसी को एक भी सिम्टम पॉजिटिव है, तो मैं उसको बहुत शक की निगाह से देखूंगा उस मरीज को, और मैं कहूँगा कि आप एक सस्पेक्टेड केस हैं और मुझे आपकी मजीद टेस्टिंग करनी चाहिए। तो वो मजीद पॉइंट्स क्या हैं, बहुत ज़रूरी है ये बात। अगर आप किसी ऐसे शख्स के कांटेक्ट में आए हैं जिसको लाजमन गारंटीड COVID-19 इन्फेक्शन है, मसलन आप उसके घर में रहते हैं, या आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं जो 6 फुट के फासले से या 2 गज के फासले से कम फासले पर किसी पेशेंट के नज़दीक थे और आपने वो मास्क और वो सब कुछ नहीं पहना हुआ था, वगैरह वगैरह, तो आप एक सस्पेक्टेड केस हैं। अगर आप एक ऐसे शख्स के नज़दीक आए हैं जिनको बुखार या ख़तरनाक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे, मसलन खांसी, गला खराब, नाक बहना या नाक बंद होना, या शदीद हेडेक जो कि नया है, खांसी जो कि नई है, या उन लोगों ने ख़ास तौर पर किसी ऐसी जगह से अभी अभी ट्रैवल किया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के मरीज मौजूद थे, मसलन तबलीगी मरकज़ या ईरान या चाइना, इटली वगैरह वगैरह, या हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी जगह जहाँ पे अब आप जानते हैं कि बहुत से लोग मरीज बन चुके हैं, तो मैं उनको भी सस्पेक्टेड मरीज कहूँगा। और फिर क्लस्टरिंग ऑनसेट, जहाँ पे आप देखें कि किसी एक ही जगह से आपको 2 या ज़्यादा लोग आपके क्लिनिक में, आपके अस्पताल में, आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे एक ही जैसे सिम्टम्स हैं, और वो तकरीबन एक ही वक्त 2 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हुए हैं, और हम दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, या एक ही ऑफिस में काम करते हैं, या हम एक ही किसी दावत पे मौजूद थे, वगैरह वगैरह, तो आप क्लस्टरिंग ऑनसेट कहेंगे। अगर आपको ऐसे भी लोग मिलें, तो आप उनको सस्पेक्टेड केस के तौर पर देखें और मजीद उनकी तशखीस करने की कोशिश करें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को हम स्किप करेंगे। कंफर्म केसेस
किस तरीके से केसेस को कंफर्म किस तरह से किया जाता है, हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात पहले की थी कि आपको पीसीआर टेस्ट करना होगा, टिपिकली नेजोफेरिंग्स का, लेकिन मजीद जगहों से भी देखा जा सकता है। और या फिर आप वो सीरम टेस्टिंग करेंगे जिसमें आप आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज देखना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं कि चाइनीज गाइडलाइंस के मुताबिक आप क्लासिफाई किस तरह करेंगे मरीज को, कि क्या उनकी बीमारी माइल्ड है, थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार कर गई यानी कि मॉडरेट, या इंतहाई शदीद और खतरे से खाली नहीं यानी कि सिवियर। तो माइल्ड टाइप वो है जिसमें इंसान के जो सिम्टम्स हो रहे हैं, खांसी, गला खराब, बुखार वगैरह, वो रिलेटिवली माइल्ड हैं, और जब आपने उनका चेस्ट एक्सरे किया तो वो चेस्ट एक्सरे साफ है, उस चेस्ट एक्सरे पर निमोनिया के कोई अलामात नहीं है, तो ये हो जाएगा माइल्ड केस। अब मॉडरेट केस क्या है? मॉडरेट केस में वही किस्म के सिम्टम्स मौजूद हैं जिसमें बुखार भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ चेस्ट एक्सरे पर आपको कुछ एक नई चीजें नजर आ रही हैं, कुछ धब्बे, कुछ इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह नजर आ रहे हैं जो कि कोई स्पेसिफिक शेप इख्तियार नहीं करते, लेकिन बहरहाल आपको लग रहा है कि गालिबन इस शख्स को निमोनिया भी हो चुका है, तो उसको आप मॉडरेट टाइप कहेंगे। और फिर सिवियर टाइप क्या है? जिसमें या तो ये कि बहुत ही तेजी से बंदा सांस ले रहा है, तो रेस्पिरेटरी रेट एक ही मिनट में 30 या उससे ऊपर है, या उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरती चली जा रही है। तो गिरने से क्या मुराद है? चाइनीज गाइडलाइंस के मुताबिक अगर 94% से नीचे है, यानी कि 93 या उससे कम, तो वो सिवियर कहलाएगा। अगर आपने उनकी ब्लड गैस की है, तो आप और आप देख रहे हैं कि वो मजीद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पर हैं, तो आप उनका P/F रेशियो कर सकते हैं, जिसको आप गालिबन जानते होंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो बहुत ही आसानी से किसी भी टेक्स्ट बुक या इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा P/F रेशियो, यानी कि PaO2 ओवर FiO2, और अगर वो वैल्यू 300 या उससे कम है तो वो भी सिवियर कहलाएगा। अब नीचे लिखा हुआ है कि patients whose pulmonary imaging showed significant progression of lesions greater than 50% within 24 to 48 hours should be treated as severe type। यानी कि अगर इन ऊपर में से कोई भी चीज मौजूद नहीं है, लेकिन आपने 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जब मजीद चेस्ट एक्सरे किया और उस चेस्ट एक्सरे पर खासी प्रोग्रेशन हुई उसी निमोनिया की, वो निमोनिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आप उन लोगों को सिवियर कहलाइए, इवन अगर उनके मजीद अभी सांस नहीं फूला या ऑक्सीजन लेवल बहुत कम नहीं हुई। क्योंकि कभी कभी हम देख रहे हैं कि, और ये हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं बॉस्टन में, अमेरिका में, कि कभी कभी कुछ लोगों का चेस्ट एक्सरे पहले खराब होता है और फिर जाके उनके मजीद अलामत आती हैं। अब बच्चों में सिवियर टाइप किस तरह से कहलाई जाए? जाहिर है बच्चे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो उनके कट ऑफ्स भी डिफरेंट है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये चाइनीज गाइडलाइंस हैं कि अगर बच्चा 2 महीने से कम उम्र का है तो आप देखें कि उनका रेस्पिरेटरी रेट 1 ही मिनट में 60 या उससे ऊपर है, अगर 2 से 12 महीने का है तो 50 या उससे ऊपर, अगर 1 से 5 साल का है तो 40 या उससे ऊपर, और अगर 5 से बढ़कर बच्चा है तो 30 या उससे ऊपर। और फिर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ जो है वो 92% या उससे नीचे है। अगर उनको वो क्लियरली बहुत तकलीफ से सांस ले रहे हैं तो तब भी आप उनको सिवियर कहिए, बीच में उनकी सांस रुक जाती है, इंटरमिटेंट एपनिया, तब भी कहिए। अगर वो बहुत लेथर्जिक हैं, बहुत सुस्त हैं, या उनको सीजर्स हो रहे हैं तो उनको भी कहिए, कन्वल्जन्स हो रही हैं। और अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं, यानी कि इन्फेंट्स हैं, और वो फीड नहीं ले रहे या वो वैसे डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं, तो तब भी आप उनको सिवियर कहेंगे। क्रिटिकली सिवियर कौन लोग हैं? सिवियर के अंदर भी क्रिटिकली सिवियर चाइनीज गाइडलाइंस के मुताबिक वो लोग जो कि या तो वेंटिलेटर रिक्वायर कर रहे हैं, इतना उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उनको वेंटिलेटर चाहिए है सांस लेने के लिए, या फिर शॉक की हालत में है, यानी कि उनके ब्लड प्रेशर इतने गिर गए हैं कि आपको उनको ब्लड प्रेशर ऊपर करने वाली ड्रिप्स देनी पड़ रही हैं, या फिर उनको मजीद कोई ऑर्गन फेलियर डेवलप हो चुका है, मसलन
किडनी फेलियर या लिवर फेलियर या एंसेफेलोपैथी यानी कि वो कंफ्यूज्ड हैं वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ें चाइनीज़ गाइडलाइंस बताती हैं कि वार्निंग सिग्नल्स हैं कि अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो शायद ये लोग इवन अगर अभी सिवियर या क्रिटिकली सिवियर नहीं हुए तो मुमकिन है कि ये उस तरफ जा रहे हों। अब जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, ये लाजमन नहीं कि आपके पास ये तमाम टेस्ट मौजूद हों, ब्लड टेस्ट, लेकिन अगर हों और अगर आप इनको देख रहे हैं तो आप गौर कीजिए अगर किसी के लिम्फोसाइट काउंट बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है, क्योंकि हम कॉमनली देखते हैं कोविड-19 में, या फिर उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स खून में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, मसलन IL-6 जो कि बहुत सी लैब्स में बहरहाल मौजूद नहीं होता इसकी टेस्टिंग एबिलिटी, या फिर CRP या सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि अक्सर मौजूद होता है, या फिर अगर उनका लैक्टिक एसिड बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हम ICU या ITC में अमूमन देखते हैं मजीद पेशेंट्स में भी, और या फिर जैसे कि मैंने पहले कहा उनका चेस्ट एक्सरे तेजी से खराब हो, डी डाइमर भी अगर काफी ऊंचा हो चुका है 1 माइक्रोग्राम पर ml से ऊपर, तो वो भी इस तरफ पॉइंट करता है कि शायद ये शख्स बहुत तेजी से बीमार होने वाला। बच्चों में साइंस थोड़े से डिफरेंट हैं, वही वाली बात जो हमने पहले भी की थी कि अगर वो उनका रेस्पिरेटरी रेट बहुत तेज है, वो बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, ऑल्सो अगर वो बहुत ड्राउजी हैं, सही तरह उठ नहीं रहे, कंफ्यूज्ड हैं, या उनका लैक्टिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या उनका चेस्ट एक्सरे खास तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसमें दोनों लंग्स इन्वॉल्व हैं, या प्लूरल एफ्यूजन, लंग्स के बाहर पानी भी आना शुरू हो गया है, तो ये लोग भी काफ़ी तेज़ी से मज़ीद बुरी हालत इख्तियार कर सकते हैं। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पॉइंट हम स्किप कर देते हैं, ऑफ कोर्स मज़ीद इन्फेक्शंस भी, मज़ीद वायरल इन्फेक्शंस भी कोविड की तरह लग सकती हैं। तो चाइनीज़ गाइडलाइंस क्या बताती हैं कि आप क्या करें जब आपको कोई शख्स ऐसा मिले, मसलन क्लिनिक में, ER में वगैरह वगैरह, जो कि सस्पेक्टेड है, उस पे आपको शक है कि गालिबन ये शायद कोविड-19 का मरीज हो। आपको चाहिए कि आप फौरन से उस शख्स को आइसोलेट कर लें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे वो किसी मजीद हेल्दी मरीज को या बाकी लोगों को बीमार ना करें। आपको चाहिए कि आप जो डॉक्टर्स, नर्सेस, मजीद हेल्थ केयर स्टाफ है, उनको भी बचाने की कोशिश कीजिए। कोशिश करें कि वो लोग इन ऐसे मरीजों से जब मिलें तो वो मास्क वगैरह पहने, और आपको चाहिए कि अगर आपने कोई आपके आपके शहर में, आपके कस्बे में वगैरह वगैरह कोई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कोई ऐसे क्लिनिक्स हैं जो कि पहले से तैनात किए गए हैं कोविड-19 के इलाज के लिए, तो आप फौरन से इन लोगों को ऐसे प्री डेजिग्नेटेड सेंटर में भेज दीजिए। आपको चाहिए कि आप फौरन से इन लोगों की टेस्टिंग भी करें और उसको सिक्योर तरीके से फौरन से लैब भेज दीजिए। साथ ही साथ अगर इस सस्पेक्टेड पर्सन के इनसे पूछिए कि ये लोग पिछले 2-1 हफ्तों में किन-किन लोगों से काफ़ी कुर्बत इख्तियार कर चुके हैं, इनके घर में कौन रहता है वगैरह वगैरह, दफ्तर में कौन रहता है वगैरह वगैरह। उनके बारे में पूछिए कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिसको ऑलरेडी कोविड की तशखीस हो चुकी है, और अगर नहीं हुई तो उन लोगों की भी टेस्टिंग करनी चाहिए। अब कब मालूम हो जाएगा कि एक ऐसा शख्स जिस पर आपको शक था वो शुक्र है कि कोविड के मर्ज में मुब्तला नहीं है? उसके लिए लाजमन है चाइनीज़ गाइडलाइंस के मुताबिक कि आप 2 मरतबा ये PCR टेस्टिंग करें, कम अज़ कम 24 घंटे दूर एक दूसरे से, ताकि वायरस को मौका मिले कि उसके लेवल्स इतने बढ़ जाएं कि कम अज़ कम अगर पहले पे नहीं तो दूसरे टेस्ट पर वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। अगर वो दोनों टेस्ट नेगेटिव आए और साथ ही साथ अगर वो सीरम एंटीबॉडी टेस्ट भी नेगेटिव आए, वो सीरम एंटीबॉडी टेस्ट आप 1 हफ्ते बाद करेंगे, सिम्पटम्स के शुरू होने, अलामात के शुरू होने के बाद, और अगर ये तमाम टेस्ट नेगेटिव आएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि चलो इस मरीज को कोविड-19 नहीं है। इलाज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं कहूँगा कि ये चीज़ें
मुसलसल बदल रही हैं। तो मैं इलाज के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करना चाहता किसी एक दवा पर। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जो कि या तो कंफर्म हो गया है या हाईली सस्पेक्टेड है, तो आप उनको फौरन से मजीद सपोर्टिव केयर देने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर किसी शख्स में वो वार्निंग साइंस है जिसकी हमने पहले बात की थी, मसलन ये हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों की, कि उनके ब्रीदिंग रेट 30 से ऊपर है या ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे है, या उनका इवन हार्ट रेट अगर दिल जो है 120 पर मिनट से तेज धड़क रहा है, तो आपको फौरन से चाहिए कि इन लोगों को आईसीयू की तरफ ले जाएं, क्योंकि मुमकिन है कि ये लोग बड़ी जल्दी से खराब हो जाएं। जो बाकी लोग हैं उनको आप, अगर वो लो रिस्क हैं, लो रिस्क से मुराद कम उम्र के लोग हैं, उनको मजीद कोई अमराज नहीं है फेफड़ों के या दिल के वगैरह वगैरह, डायबिटीज़ नहीं है उनको, वो उनका वज़न ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो आप उनको दिन में 2 मरतबा स्क्रीन करते रहें, ये चीज़ जानने के लिए कि वो उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती जा रही। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिस्क फैक्टर जो मैंने अभी अर्ज़ किए मौजूद हैं, उनको आपको अस्पताल में कंटिन्यूअसली देखना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी ये वाले मज़ीद ख़तरनाक एस्पेक्ट्स इख्तियार कर ले, मसलन ये रेस्पिरेटरी रेट या ऑक्सीजन लेवल्स या हार्ट रेट बढ़ना, तो उनको आईसीयू में शिफ्ट करें। अब जनरल ट्रीटमेंट के बारे में चाइनीज़ गाइडलाइंस क्या कहती हैं? कोई ख़ास चीज़ नहीं करनी, आपको उनको रेस्ट देना है, आपको ये इंश्योर करना है कि वो डिहाइड्रेट नहीं हो रहे, उनको ड्रिप्स अगर दरकार हैं तो वो दीजिए, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं देना। हम कहते हैं इसको कंज़र्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट। तो कोशिश कीजिए कि वो खुद ही से ही पिएँ, लेकिन पानी पिएँ, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि उनके ऑक्सीजन लेवल्स और उनके वाइटल साइंस को, इंक्लूडिंग उनके हार्ट रेट को बहुत क्लोज़ली देखना चाहिए। यहाँ पे कुछ मज़ीद टेस्ट भी लिख दिए गए हैं। सारे ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन चाइनीज़ गाइडलाइंस कहती हैं कि ये तमाम एंजाइम्स और तमाम टेस्ट्स देखने की आप अगर सलाहियत रखते हैं तो ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं, क्या किया जा सकता है इन लोगों में जो इतने ज़्यादा बीमार नहीं हैं, ताकि वो किसी तरह से आईसीयू की तरफ मत जाएँ या उनको मौत से बचा लिया जाए। तो कोई ख़ास गारंटी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो देखी गई चाइनीज़ एक्सपीरियंस में जियांगसू प्रोविंस में, वो ये थी कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत बहरहाल ऑक्सीजन दरकार थी, उनसे आप अगर कहें कि वो वक़्तन-फ़वक़्तन पेट के ऊपर लेट जाएँ, जिसको हम प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं। जब वो जागे हुए हों और वेंटिलेटर पे ना भी हों, तो तब भी मुमकिन है कि आप कुछ लोगों को उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब होने से बचा लें। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने पहले कहा, कंज़र्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट या रिस्ट्रिक्टिव फ्लूइड रिससिटेशन करनी चाहिए, जिसमें आप लोगों को पानी या ड्रिप्स दें अगर ज़रूरत है, लेकिन ख़ामख़ा हर किसी को बहुत ज़्यादा ड्रिप्स ना दें, क्योंकि वरना उनके फेफड़ों में वो पानी जा सकता है और पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। अम, अगर आपके पास ऑक्सीजन थेरेपी के लिए हाई फ्लो नेज़ल कैन्युला मौजूद हो या बाईपैप या सीपैप मौजूद हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन के साथ-साथ थोड़े प्रेशर के साथ हवा भी फेंकती हैं, तो मुमकिन है कि ये चीज़ें भी फ़ायदा दें। लेकिन इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगा कि ख़्याल रखना चाहिए, जब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे, तो थोड़ा-सा कंसर्न ये है कि आप हवा में एरोसोल्स और वायरस के पार्टिकल भी शायद फैला रहे हों, जिससे जो आपके हेल्थ केयर स्टाफ है, उन लोगों को बीमारी लगने का चांस भी बढ़ जाए। तो आप देन ये इंश्योर करना होगा कि आपके तमाम नर्सेस, डॉक्टर्स वगैरह अप्रोप्रिएट मास्क पहन रहे हैं, आइडियली N95 मास्क पहन रहे हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ करेंगे। लेकिन प्रोन वेंटिलेशन, बंदे को कहा कि आप वो पेट पे लेट जाएँ जब-जब उनके लिए मुमकिन हो, और पानी ज़्यादा नहीं दिया, ड्रिप ज़्यादा नहीं दी, ये 2 चीज़ें तो आसान हैं, जो हमें हर पेशेंट के लिए करनी चाहिए। यहाँ पर चंद एक एंटीवायरस लिख दिए गए हैं, मैं ये स्किप करूँगा, इसमें क्लोरोक्विन भी लिखा हुआ है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज़ फ़िलहाल प्रूवन नहीं है। हम तमाम चीज़ों को फ़िलहाल देख रहे हैं। हमें फ़िलहाल ये नहीं पता कि कौन-सी चीज़ लाज़मन फ़ायदा पहुँचाएगी। तो चाहिए ये है कि इंसान मुसलसल देखता रहे कि गाइडलाइंस क्या दी जा रही हैं, और फ़िलहाल अ
तमाम तर रिसर्च क्या कह रही है। क्लोरोक्विन के ऊपर रेमडेसिविर एक और दवा है, थोड़ा बहुत डाटा आ रहा है, लेकिन फिलहाल दुनिया भर में मजीद स्टडीज की जा रही हैं, तो देखते हैं कि इनका फायदा होता है कि नहीं। यहाँ पर ऑफ कोर्स ये भी देखना चाहिए कि अगर आप कोई दवा यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी मौजूद हैं। चाइनीज गाइडलाइंस कहती हैं कि एक ही वक्त में 3 या उससे ज़्यादा एंटीवायरल ड्रग्स इकट्ठी नहीं यूज़ करनी चाहिए हैं। और अगर कोई शख्स हामिला है, कोई औरत, तो उसका ये भी देखना चाहिए कि कहीं ना पैदा हुए हुए बच्चे पर बुरे असरात तो नहीं होंगे उन दवाइयों के। मैं मज़ीद ऐड करूँगा कि मैं इस वक्त बॉस्टन में 20 ऐसे मरीजों का इलाज कर रहा हूँ जिनको कोविड-19 है, और एज अ रूटीन मैं कोई भी एंटीवायरल दवा फिलहाल इन लोगों के लिए यूज नहीं कर रहा, अनलेस किसी पेशेंट में अगर वो कोई रिसर्च के तौर पे हम यूज कर रहे हों, या फिर बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, और फिर हम शायद उनके ऊपर क्लोरोक्विन या रेमडेसिविर यूज करें अगर वो मौजूद हो। लेकिन ये वो ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग बहुत ज्यादा फोकस करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फोकस करें उन जनरल प्रिंसिपल्स पर। वो मोटी मोटी चीजें क्या है जो हमें हर पेशेंट में करनी है। ज्यादा ड्रिप्स नहीं लगानी, पेट के ऊपर लिटाएं, ऑक्सीजन पर ध्यान दें। एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए है, खामखा में लोगों को एंटीबायोटिक्स पर नहीं डालना चाहिए, खास तौर पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिससे मजीद बीमारियां हो सकती हैं, रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, मजीद साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कोई शख्स बहुत बीमार हो गया और वेंटिलेटर पर है तो फिर आपको गालिबन एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेंगी, जस्ट टू मेक श्योर, ये जानने के लिए कि कहीं उनको कोविड के साथ साथ कोई और मर्ज तो नहीं हो गया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आखिर में कि बहुत ज़्यादा जो लोग शिद्दत इख्तियार कर गए हैं उनको आपने किस तरीके से उनका इलाज करना है। तो आप देखेंगे, और ये मुझे बहुत पसंद आया ये डायग्राम जो कि चाइनीज गाइडलाइंस में बनाया गया, कि ऊपर ऊपर इवन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में भी वही 3 चीज़ें लिखी हुई हैं जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। तो वो क्या है? अगर वेंटिलेटर पे अभी तक मरीज नहीं गया तो आप उसको हाई फ्लो नेजल कैन्यूला या बाईपैप या सीपैप वगैरह के जरिए ऑक्सीजन दें। उनको जब ड्रिप्स लगाएं या पानी दें तो ज़रा रिस्ट्रिक्टिव हद तक, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, बस इतना कि वो डिहाइड्रेट ना हो, लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन ड्रिप ही लगी रही। और तीसरा क्या कि बंदे को कहा या औरत को कहा कि वो कोशिश करके पेट के बल अगर लेटने की कोशिश करें, कम से कम 4-4 घंटे तक एक वक्त में जितना हो सके। ये तमाम चीज़ें कभी कभी फ़ायदा पहुंचा सकती हैं ऑक्सीजन लेवल्स को ऊपर रखने में और चीज़ों को ज़्यादा ख़राब होने से बचाने में। और अगर कोई शख्स फिर भी फ़ायदा नहीं मिल सका किसी शख्स को और वो बहुत बीमार हो गया है, तो फिर ऑब्वियसली आपको उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी वेंटिलेशन का कोई ना कोई टाइप होगा। और अगर आप लोग वेंटिलेटर इस्तेमाल करते हैं, आईसीयू आईटीसी के डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, तो आप जानते हैं कि आजकल वेंटिलेटर स्ट्रैटेजी दुनिया भर में क्या फेवर की जाती है। हम उसको कहते हैं लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन या LPV। इसको इंटरनेट पर भी देखिए तो आपको वही तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो मोटी मोटी चाहिए होती हैं वेंटिलेटर मैनेजमेंट में, लेकिन बेसिकली टाइडल वॉल्यूम्स को कम रखा जाए, इंस्पिरेटरी प्रेशर्स को कम रखा जाए। अगर कोई वेंटिलेटर पर भी है और ये मुमकिन है आपके लिए, आपके नर्सिंग स्टाफ के लिए, आपके अस्पताल ने ये चीज़ ट्राई की हुई है, आपके पास इतना अमला मौजूद है करने के लिए, तो आप बहुत ख्याल से पेशेंट को उल्टा लिटा सकते हैं वेंटिलेटर के साथ भी, जिसका रिसर्च ने अब दिखाया है कि काफ़ी फ़ायदा है। इनफैक्ट आप कुछ लोगों को मरने से भी बचा सकते हैं। अगेन इन लोगों में भी मुसलसल ड्रिप्स ना लगाइए, कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इख्तियार कीजिए। इनका पीप या पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर थोड़ा सा ऊंचा रखिए, और एक्मो जो कि मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि एक बाईपास सर्किट है, जिस तरह बाईपास ऑपरेशन में यूज किया जाता है वो भी यूज किया जा सकता है। लेकिन वो जस्ट टू क्लैरिफाई, वो बाईपास मैं सर्जरी की यहाँ बात नहीं कर रहा। एक मुझसे मुराद ये है कि इवन आईसीयू में भी आप किसी शख्स को बाईपास मशीन पर डाल दें ताकि उसके फेफड़ों को काम या उसके दिल को काम ना करना पड़े जब तक वो ठीक होने की कोशिश। ये एक्मो के बारे में यहाँ बात की जा रही है
कि ECMO कब यूज़ करना चाहिए जो कि वो बाईपास है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर्कुलेशन सपोर्ट के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर भी गिर रहा होगा, आप इनका इलाज बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरह आप अपने ICU, ITC में किसी भी और ऐसे शख्स का करते हैं जो शॉक में हो, जिसका ब्लड प्रेशर कम हो, जिसमें आप उनको उतना पानी देंगे, फ्लूइड देंगे जितना दरकार है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और आप ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, वेज़ो एक्टिव ड्रग्स ड्रिप्स में, जो कि उनके ब्लड प्रेशर को ऊपर लाएंगी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट दवा है, जो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए है, वो है लीवोफेड या नोरेपिनेफ्रिन। कुछ चीज़ें मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। रीनल फेलियर की थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे गुर्दे का मसला भी हो जाएगा, वो भी ऐसी चीज़ है जो कि आप बहुत से मरीजों में देखते हैं जो ICU में होते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो उनको मुमकिन है कि डायलिसिस भी दरकार हो। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो डायलिसिस की तरफ इशारा करेंगी? अगर उनका पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है, यानी कि हाइपरकैलेमिया, या अगर एसिडोसिस बढ़ता चला जा रहा है, अगर आपने उनका आर्टीरियल ब्लड गैस या EBG या वीनस ब्लड गैस VBG की है और उसपे उनका खून का pH बहुत कम आ रहा है, तो मुमकिन है कि उनको डायलिसिस चाहिए हो। और या फिर ये कि उनके अंदर इतना पानी अब डेवलप हो गया है और वो यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि वो पानी अब फेफड़ों में जा रहा है और पल्मोनरी एडीमा कर रहा है, क्योंकि आपको चेस्ट एक्सरे पर नजर आ रहा है, तो तब भी मुमकिन है कि आपको डायलिसिस इस्तेमाल करनी पड़े। एक चीज़ इसके बारे में ज़िक्र आजकल किया जा रहा है, वो ये है कि जो लोग कोविड के मर्ज़ में मुब्तला हुए और फिर वो ठीक हो गए, क्या हम उनका खून उनसे लेकर ऐसे लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बहुत शदीद कोविड का मर्ज़ हुआ हुआ हो? तो इस बारे में चाइनीज़ गाइडलाइंस ये कहती हैं कि बिल्कुल ये मुमकिन है, ये मुनासिब है उन लोगों के लिए जो बहुत सीवियर या क्रिटिकली सीवियर हो चुके हैं, जिनमें डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। मैं कहूँगा कि अमेरिका में भी हम इस चीज़ के ऊपर मज़ीद तहकीक कर रहे हैं और कभी-कभी कुछ-कुछ जगहों पर ये हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं। इस बारे में चाइनीज़ गाइडलाइंस ये बताती हैं कि आपने क्या-क्या चीज़ें इन लोगों की कलेक्ट करनी है, प्लाज़्मा कलेक्ट करना है आपने उन लोगों से जो अब ठीक हो चुके हैं और जिनके जो इम्यून हो चुके हैं, जो एंटीबॉडीज़ बना चुके हैं, जिनके हमने पहले ज़िक्र किया था। कम से कम 2 हफ्ते गुज़र चुके हैं, उनको ठीक होने के बाद और उनका जो चाइनीज़ गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उनका वज़न कम से कम 50 किलो से ऊपर अगर वो मेल हैं या 45 किलो से ऊपर अगर वो फीमेल हैं और उनकी उम्र 18 से 55 के दरमियान में है और वो फ़िलहाल स्टेरॉइड्स पर नहीं है और उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में मज़ीद ब्लड डोनेट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के देखने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ दूँगा यहाँ पर कि प्लाज़्मा किस तरह कलेक्ट किया जाए, लेकिन मेरे ख़्याल में इन डिटेल्स में फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं। आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको जब दरकार हो। ये चीज़ें ऑनलाइन भी मौजूद हैं। और यहाँ पर भी वही चीज़ की बताई जा रही है एक और तरीके से कि आप किन लोगों में यूज़ करना चाहें। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं या वो लोग जो कि ख़ासे ऐसे रिस्क में हैं, उनका रिस्क हाई है कि वो शायद और ज़्यादा बीमार हो जाएँ, उनमें आप ये जिसको हम कन्वलेसेंट प्लाज़्मा कहते हैं ऐसा खून जो उन लोगों से लिया गया हो, जो लोग अब ठीक हो चुके हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट मसलन प्लाज़्माफेरेसिस ये चीज़ भी यूज़ की जा सकती है कुछ लोगों में जिनको एक चीज़ कहलाई जाती है साइटोकाइन स्टॉर्म, वो डेवलप हो जाए। साइटोकाइन स्टॉर्म एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो बड़े चंद लोगों में डेवलप होता है कोविड के मरीज़ों में। और इसमें क्या होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, उनके खून में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स IL-6 और मज़ीद फेरिटिन वग़ैरह इंतहाई ज़्यादा हो जाएँगे और उनको और भी आपको बहुत सारी अलामात मिलेंगी जो कि एक और रिलेटेड बीमारी होती है HLH हीमोफैगोसिटिक लिम्फोसाइटोसिस उसमें भी आपको यही तमाम अलामात मिलती हैं जो कि आपने पढ़ा भी होगा और ऑनलाइन भी मौजूद है। अगर इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जाए कोविड के मरीज़ों में तो उसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। अक्सर उनके दिल के भी मसले, हार्ट फेलियर में भी वो चले जाते हैं और ऐसे लोगों में
सोचा जा रहा है कि शायद प्लाज्मा एक्सचेंज, जिसको फ्रीसिस भी कहते हैं, शायद वो फ़ायदा पहुँचाए। ऐसे ही लोगों में इम्यूनोथेरेपी या टोसिलिजुमैब की भी बात की जा रही है। टोसिलिजुमैब क्या है? ये IL-6 वही इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो कि साइटोकाइन स्टॉर्म में बहुत बढ़ जाता है और जिस्म में नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है, वो इसके खिलाफ एक्ट करता है और मुमकिन है कि वो इन लोगों में फ़ायदा पहुँचाए और उनको मरने से बचाए। तो यहाँ पे कुछ डोज़ेज़ मैंने लिख दी हैं जो कि चाइनीज़ आई मीन इस स्लाइड सेट में लिखी गई हैं जो कि चाइनीज़ गाइडलाइंस के मुताबिक है। मैं कहूँगा कि यहाँ अमेरिका में भी हम इसी किस्म की डोसेजेस यूज़ करते हैं। याद रखिए कि कुछ लोगों में एलर्जी भी हो सकती है इन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर किसी को टीबी का मर्ज़ है तो आप उनको ऐसी दवाइयाँ नहीं दे सकते क्योंकि उससे टीबी का मर्ज़ बहुत शिद्दत इख्तियार कर सकता है। स्टेरॉइड्स के बारे में मैं कहूँगा कि फ़िलहाल कोई बहुत अच्छा एविडेंस मौजूद नहीं, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप हर किसी में स्टेरॉइड्स यूज़ करें। हाँ, IVIG या इंट्रावीनस कैमोग्लोबुलिन के बारे में भी बात की गई है। अगर कोई हामला है और प्रेगनेंसी के एंड पर है, तो अगर बच्चा पहले डिलीवर कर लिया जाए तो बेहतर होगा। लोगों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दरकार होगी क्योंकि ये बहुत एंग्ज़ायटी प्रोवोकिंग किस्म का मर्ज़ है। और फिर कब आप लोगों को डिस्चार्ज कर सकते हैं अस्पताल से? तो जब उनके कम से कम 3 दिन तक फ़ीवर कंप्लीटली ख़त्म हो चुका हो, अब उनको मज़ीद कोई खाँसी, साँस की बीमारी वग़ैरह ख़ास तौर पे फेफड़ों का फूलना, साँस का फूलना ख़त्म हो चुका है। इवन अगर थोड़ी बहुत खाँसी मौजूद भी है, तब उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगर उनका चेस्ट एक्स-रे दिखा रहा है कि खाँसी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और अलबत्ता याद रखिए कि चेस्ट एक्स-रे कभी-कभी थोड़ी देर लगाता है बेहतर होने में, जब इंसान निमोनिया से बेहतर होना शुरू हो भी जाए तब भी। और फिर आपको कम से कम 2 मज़ीद PCR बेस्ड टेस्ट करने होंगे और वो दोनों नेगेटिव हों, कम से कम 24 घंटे एक दूसरे से दूर, इससे पहले आप लोगों को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। जब एक दफ़ा वो डिस्चार्ज हो भी जाएँ, तो उनको चाहिए है कि आप उन पर थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। अगर हो सके तो उनके जिस जगह पे वो रहते हैं तमाम लोगों को इत्तला कर दीजिए कि इस शख्स को कोविड का मर्ज़ हुआ था। पेशेंट से कहिए कि उसको अगले 2 हफ्ते तक बहुत ख़्याल से अपने सारे सिम्पटम्स पे ध्यान रखना चाहिए है, अलग थोड़ा रहना चाहिए है, अगर बाहर जाएँ तो मास्क पहनना चाहिए है, अपने हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए और अगर हो सके तो 2 से 4 हफ्ते बाद एक और चक्कर लगाइए क्लिनिक में ताकि हम उनको देख सकें और ये जान सकें कि उनको दोबारा बीमारी तो नहीं होगी। यहाँ पर मैं रोकूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनने का। I look forward to answering more questions as well. अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नौशीन, अगर आप अपनी स्क्रीन इस वक्त प्लीज शेयर अगर कर लें एंड टेल अस अबाउट कि पाकिस्तान में किस तरीके से इसकी मैनेजमेंट हो रही है एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स दैट वी यूजिंग। उसके बाद बिकॉज टाइम इज स्लाइटली शॉर्ट, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इसको 10 से 12 मिनट्स तकरीबन 15 मिनट्स में रैप करते। अच्छा, एक मिनट वजिया, मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई थिंक माजिद, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा माजिद ने जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है और मेरा काम तो काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो रेसिप्रोकेट करती हैं विद द चाइनीज़ गाइडलाइंस, और ज़्यादातर हम वही स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं जैसा कि डॉक्टर माजिद ने आपको अभी बताई। तो मैं भी जो हूँ, आई विल स्किप टू द पार्ट जहाँ पे हम मैनेज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा कि किस में हमें यकीनी तौर पे टेस्टिंग करनी है और किस में हमें टेस्टिंग जो है वो देखना होता है, क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी का भी इशू होता है। तो हम जब वर्बल स्क्रीन कर लेते हैं उन सारी अलामात के लिए जो कोविड के पेशेंट को हो सकती हैं और उन सारे रिस्क फैक्टर्स के लिए जो कोविड के पेशेंट में पाए जाते हैं, और ये अच्छी तरह अंदाज़ा कर लेते हैं कि किसको पॉसिबल है कि कोविड हो, तो उसकी तो डेफिनेट टेस्टिंग होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी टेस्टिंग हो जाए, जिस दौरान वो जो है सारी प्रिकॉशंस लें और घर में सेल्फ क्वारंटीन हो या होम आइसोलेटेड रहें।
अच्छा, डिजीज का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, कुछ वो लोग होंगे जिनको मामूली बुखार और खांसी होगी लेकिन उनके ना चेस्ट एक्सरे पे कोई अलामात होंगी, ना ही उनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। कुछ फिर वो लोग होते हैं जिनको मॉडरेट इलनेस होती है, जिनमें उनकी ऑक्सीजन लेवल भी कम होती है और जिनको एक्सरे पर भी बीमारी के आसार मौजूद होते हैं और उनको तेज बुखार चढ़ रहा होता है मुसलसल। और फिर जो सीवियर लोग होते हैं वो लोग होते हैं जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है और जिनकी ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं। और ये क्रिटिकल फिर वो लोग होते हैं जो या फिर शॉक में हो या जिनको ARDS, जो कि बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर माजिद ने एक्सप्लेन किया कि क्या कंडीशन होती है जिनको वो होता है। तो हम क्या करेंगे अगर हमारे पास पेशेंट ऐसा है जो एसिम्प्टोमेटिक है और जिसको मामूली सा बुखार है या मामूली बीमारी है, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि वो अपने घर में ही होम आइसोलेशन जो है वो प्रेफरेबल होता है। तो ये हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने कमरे में महदूद रहिए, अपनी जो है और जो लोग नहीं कर पाते फिर उनके लिए ये आइसोलेशन फैसिलिटीज होती हैं, जैसा कि चाइना में उन्होंने बहुत प्री डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज थी जहाँ पे उन्होंने लोगों को आइसोलेट किया था। अच्छा, हॉस्पिटल कौन आएगा? हॉस्पिटल में हम उन लोगों को एडमिट कर लेते हैं जिनकी एज या तो 65 से ज़्यादा हो या जिनको और बीमारियां हो जैसे कि हार्ट फेलियर या लिवर डिजीज या फेफड़े की बीमारी या डायबिटीज़। तो इनको जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और या फिर वो लोग जो ऐसी दवाओं पर हैं या जो स्टेरॉइड्स पर हैं जिनसे उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होती है या इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर होती है। जो मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकली इल होते हैं उनको हम अस्पताल में शिफ्ट करते हैं और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उनको फिर हम HDUs या ICUs में रखते हैं। अब सवाल ये होता है कि प्रोफाइलैक्सिस किसको देना है? सब बहुत ज़्यादा ये सवाल हमसे किया जाता है कि हम किसको जो है वो प्रोफाइलैक्सिस दें। तो अभी तक ऐसा कोई हमारे पास डेटा नहीं है कि जो प्रोफाइलैक्सिस को सपोर्ट करता हो। और बात दरअसल ये दवाएं जो हैं इन सब के जो है ना सेफ्टी इश्यूज भी हैं। और जो अभी किया भी जा रहा है प्रोफाइलैक्सिस जो ट्रायल्स की फॉर्म में वेस्ट में जो है काफ़ी सारी ट्रायल्स हो रही हैं जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए वहाँ कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हम प्रोफाइलैक्सिस दें। माइल्ड डिजीज़ में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। ये पेशेंट्स जिनको माइल्ड डिजीज़ होता है यूजुअली ये रिकवर कर जाते हैं सिर्फ सपोर्टिव केयर के साथ। मतलब ये कि अगर बुखार है तो आप बुखार कम करने के लिए एसिटामाइनोफेन दे दें। आप अगर नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा हो रहा है तो आप कोई एंटीहिस्टामीन दे सकते हैं और इस तरह के सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मॉडरेट में अलबत्ता हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती हैं जिनकी बेसिस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी। और हमें डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीरियसनेस की नौयत कितनी है, उसको क्रिटिकल केयर की कितनी ज़रूरत है, उसकी बेसिस पे और हमारी अवेलेबिलिटी की बेसिस पे हम काफ़ी सारी एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे कि आपको डॉक्टर माजिद ने चाइनीज़ गाइडलाइंस में भी बताया। ट्रीटमेंट का बहुत सवाल होता है कि क्या किया जाए। तो मॉडरेट पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको कंसिडर करना पड़ता है एंटीबायोटिक्स को, स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि इनको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल नमोनिया भी हो गया है। अक्सर वायरल इलनेसेस में लेट स्टेज में ऐसा हो जाता है कि उनको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत पेशेंट्स की कमज़ोर होती है। तो उस सूरत में हम देखते हैं कि हम कंसिडर कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई है नहीं, ठीक है? अभी तक कोई प्रूवन ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है जो कि किया गया, जैसा कि आपको भी बताया भी डॉक्टर माजिद ने। सॉरी कुछ ट्रीटमेंट है जो किया गया जिसमें जो है क्लोरोक्विन दी गई और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई। तो हम भी अपने मॉडरेट केसेस में कंसिडर करते हैं बेस्ड ऑन के सिवेरिटी कितनी है इलनेस की, हम भी कंसिडर करते हैं कुछ पेशेंट्स में इन ट्रीटमेंट को देने के लिए। और साथ में इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि जो है ज़ाहिर है इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो उनको हम क्लोज मॉनिटरिंग के साथ करते हुए
हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। उसके अलावा जो है क्रिटिकल में अगेन जिस तरह से मॉडरेट में हमने प्रोसीड किया उसी तरह हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। मैनेजमेंट में एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स कंसिडर की जा सकती हैं। ARDS है तो हमें फ्लूइड्स का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हम हाइड्रेशन नहीं दे सकते और कभी कभी हमें डायरेटिक देना पड़ता है एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव करने के लिए लंग्स में से। अभी तक हमारे पास सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुत एविडेंस नहीं है, एक्सेप्ट कि WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि अगर पेशेंट बिल्कुल सेप्टिक शॉक में है या सिवियर सेप्सिस में है तो वहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं स्टेरॉइड्स को। वेंटिलेशन की सारे पैरामीटर्स अभी डॉक्टर माजिद ने बताए और ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। क्रिटिकली इल में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जो कि ट्राई की गई हैं। जैसे कि मैंने कहा किसी के लिए भी कोई एविडेंस बहुत अच्छा मौजूद नहीं है, लेकिन दवाइयों के नाम के हवाले से क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, रेमडेसिविर जैसे कि डॉक्टर माजिद ने भी इसका जिक्र किया, लोपिनाविर, रिटोनाविर जो कि HIV की दवाई है, टॉक्सिलिजुमैब जो कि एक इम्यून मॉड्यूलेटिंग दवाई है, यानी कि हम कुव्वत मदाफियत को थोड़ा सा चेंज और मॉडिफाई करने के लिए होती है। अब सवाल ये कि कब हम इनकी आइसोलेशन स्टॉप करते हैं। हमें PCR टेस्टिंग करनी होती है 5 days आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, और हम डिसकंटिन्यू जब कर सकते हैं जब पेशेंट का फीवर बिल्कुल सेटल्ड है, उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गए हैं और यानी कि उसकी खांसी, उसके सांस का चढ़ना वगैरह ये सब बेहतर हो गए हैं, और हमारे पास 2 PCR टेस्ट हैं जो कि 24 आवर्स के डिफरेंस पे हम कलेक्ट करते हैं। अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तो हम आइसोलेशन को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर पेशेंट फिर भी पॉजिटिव है तो हमें उसके फिर 5 दिन के बाद उसके एक सैंपल लेना होता है, और जो वो लोग जिनको कोई सिम्टम था ही नहीं शुरू से, उनकी रिपीट टेस्टिंग 7वें दिन पर होती है, पहले टेस्ट के 7 दिन के बाद। ठीक है, तो बेसिकली ये शॉर्ट सा रिव्यू था हमारी गाइडलाइंस का। हमारी गाइडलाइंस फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको उसका PDF मिल सकता है ऑनलाइन, और आपके सवाल के लिए आई कैन टेक योर क्वेश्चंस। Thank you so much, Dr. Nausheen and Dr. Majid. I was slightly short on time. मैं कोशिश करूँगी 15 मिनट में सवाल सारे खत्म करूँ। So एक पहला हमारे पास क्वेश्चन आया कि माजिद, you talked about कि steroids का रोल नहीं है इसमें, but can you continue taking them, especially if you're a patient who is a severely asthmatic person or somebody who's autoimmune and who is on chronic steroid therapy? So उसका कोई नुकसान तो नहीं है लेने का साथ साथ? नहीं, फायदा नहीं तो क्या नुकसान है कोई? बहुत ज़रूरी सवाल है, और बिल्कुल जिस तरह से हम बाकी इन्फेक्शस डिजीज़ेस के लिए करते हैं, ऐसे लोगों में ना सिर्फ ये कि नुकसान नहीं बल्कि ज़रूरी है कि वो अपना स्टेरॉइड लेते रहें, क्योंकि ऐसे लोग फिर स्टेरॉइड डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, वो सेकेंडरी एड्रीनल सप्रेशन जिसको हम कहते हैं उसमें भी मुब्तला हो जाते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि वो अपना स्टेरॉइड ट्रीटमेंट बरकरार रखें। ना सिर्फ ये कि कभी कभार थोड़ा सा उन लोगों को एक्स्ट्रा स्टेरॉइड भी शायद लेना पड़े डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या डोजेस है। तो मैं कहूँगा कि आप वही तमाम चीज़ें करें जो आप किसी भी और ऐसे शख्स में करते हैं जो कि स्टेरॉइड्स पे देर पा है और अब उसको इन्फेक्शन, तो कुछ भी मुख्तलिफ करने की जरूरत है। ओके, एक और क्वेश्चन है नौशीन, ये मैं आपसे लूँगी। दैट इफ अ पेशेंट इज नेगेटिव फॉर 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स, उसको फिर क्या सेल्फ आइसोलेशन से वो निकल जाए या वो मजीद कंटिन्यू रहे इफ इट्स बिफोर 14 डेज? अगर 2 नेगेटिव जैसे कि मैंने अभी बताया 2 नेगेटिव सैंपल वो हैं PCR नेगेटिव, तो ही कैन डिसकंटिन्यू होम आइसोलेशन। ठीक है, लेकिन even if it is before 14 days, but he has to, so you have to understand कि इसमें जो न्यूट्रलाइजिंग अभी तक जितने भी स्टडीज हैं इसमें ये कि इम्यूनिटी आपकी या तो शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी है आप और फुल, और अभी तक ये हमें नहीं पता चला कि एक दफा आप इन्फेक्ट हो गए तो आप दोबारा इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रिकॉशंस है ना, जो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, और हाथ साफ रखने और सब बाकी सब जो प्रिकॉशंस है वो अप्लाई रहेंगी, वो आपको घर अपने वो करते रहनी है। ठीक, थैंक यू। आई नो बोथ ऑफ यू साथ में एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन कमिंग फ्रॉम मी, एंड
I would like to have an answer to that کہ آپ کے خیال میں جب اس کی second wave آئے گی, will Pakistan would have developed herd immunity or not? And will the second wave be as stronger as the first wave? So وجیہا رائٹ ناؤ اٹس ٹو سون ٹو سے. ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ, جو ابھی تک اسٹڈیز نے دیکھا ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں میں نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز اتنی اچھے سے بن بھی نہیں رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو جس طرح انفارمیشن اویلیبل ہوتی رہے گی ویسے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہرڈ امیونٹی ہو سکتی ہے. اٹس ٹو سون ان مائی وٹ ایور اسٹڈیز اویلیبل, تو اٹس ٹو سون ٹو سے کہ کیا رہے گا. ٹھیک, ماجد would you like to add something? جی بالکل, آئی وڈ اگری ود دیٹ. اور یہ بھی ہے, دیکھیے فلو کی مثال لے لیجیے. فلو تو ہمارا جانا پہچانا ہے, لیکن وہ اتنی جلدی میوٹیٹ کرتا ہے, اس کے اتنے زیادہ فارمز ہیں. ہم لوگ ہر سال ایک فلو ویکسین بھی لیتے ہیں اور پھر بھی ہمیں اگلے سال دوبارہ ویکسین لینی پڑتی ہے. آلریڈی کووڈ کے بارے میں کچھ ایک سمجھ میں آ رہی ہے کہ غالباً یہ آلریڈی میوٹیٹ کر کے کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں ایٹ لیسٹ 2 ادر اسٹرینز موجود ہیں. اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کس طرح بہیو کرے گا اور ہم اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہوں گے آنے والے مہینوں میں. another question, آپ نے بھی پلازما فیریسس کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, پاکستان میں ایک اسٹڈی بھی بہت لارج اپروو کی گئی ہے on multiple patients and it's also been approved by DRAP. So اس میں question یہ آ رہا ہے کہ is it only for sick patients or can patients who are in the mild or moderate form can they also be treated with plasma pheresis? دیکھیے میں کہوں گا کہ جس طرح میں نے شروع کرتے ہوئے پہلے کہا تھا کہ زیادہ تر لوگ بالکل اسی طرح سے ریکور کرتے ہیں کووڈ سے جس طرح وہ باقی ایک کرونا وائرس سے کرتے ہیں, یا فلو یا رائنو وائرس, انٹرو وائرس وغیرہ وغیرہ. تو ہم ایسے لوگوں میں جن کی امیونٹی, جن کا جسم وہ تمام ٹھیک ٹھیک چیزیں کر رہا ہے جو اس کو کرنی چاہیے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ if it ain't broke why fix it والی بات ہے, کہ آپ قدرت کے اس عمل میں کیوں مداخلت کریں جہاں پہ شخص کو مائلڈ سمٹمز ہیں اور وہ ٹھیک ہونے کی طرف آلریڈی گامزن ہے. ان تمام چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. انسان مداخلت تب کرے جب ضرورت موجود ہے, جب ضرورت موجود نہیں ہے تو تب آپ نہ کریں. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ تمام ریسورسز لمیٹڈ ہوتی ہیں. جو بھی چیز ہم کرتے ہیں ہمارے پاس انفینٹ اماؤنٹس تو موجود نہیں ہیں, تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس مثال کے طور پہ 50 موجود ہیں ٹریٹمنٹس اگلے ہفتے کے لیے, تو میں وہ کن 50 لوگوں میں استعمال کروں جن کو فائدہ ہوگا یا کسی میں بھی. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, سوری وجہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پلازما فیریسس اینڈ کنویلسنٹ پلازما تھراپی آر 2 different things, ٹھیک ہے. سو یو کانٹ کنفیوز ون ود دی ادر. دونوں کی جو یوٹیلیٹی ہے نا وہ بالکل الگ الگ فیز آف دا النیسز میں ہے. کنویلسنٹ پلازما کا ٹریٹمنٹ دینے کا جب فائدہ ہوتا ہے جب پیشنٹ کو کچھ ماڈریٹ النس کے آثار ہوں اور یہ ہمیں پتا ہو کہ اس کا پی سی آر پازیٹیو ہے اور اس کو ابھی جو ہے نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز اس کی بنی نہیں ہے. تو دیر از اے سرٹن کرائٹیریا جس کے تحت یہ کنویلسنٹ پلازما دیا جاتا ہے. اور دوسرا نا اس میں کافی کیویٹس ہیں, اس میں پیشنٹ کی جو ہے وہ اے بی او کمپیٹیبلٹی اور چیزیں, کیونکہ اٹس لائک اے بلڈ پروڈکٹ, تو وہ سب چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. تو اٹ از سم تھنگ دیٹ از بینگ کنسیڈرڈ, مگر اگین اٹ از آف انویسٹیگیشنل پرپز کہ ابھی اس کا کوئی جو ایف ڈی اے کا لوگ کہتے رہے کہ اپروول ہو گیا, امریکہ میں تو ہو رہا ہے اپروول ہو گیا. جب ایف ڈی اے اپروول دیتی ہے کسی انویسٹیگیشنل ٹریٹمنٹ کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایز پارٹ آف ٹرائل آپ کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ از اے ٹرائل تھنگ, اور اس کی کوئی پروون ابھی تک جو ہے نا ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ بالکل پروون بینیفٹ ہے. ماجد اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ نہیں, I completely agree with all that. ٹھیک. So a question has come کہ یہی ابھی ہم while we're at the plasma pheresis thing, اس میں کوئی رول ہے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کٹس کا in convalescent plasma؟ جی بالکل, یہ تو لازمی پتہ ہم کر سکتے ہیں from the donor, or are there other means also? Our GPs want to know that. میرے خیال میں اگر سوال میں صحیح سمجھاؤں تو شاید وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کرنی ہوگی یا نہیں کسی شخص کے کنولیسنٹ پلازما کو یوز کرنے کے لیے. تو اس کا جواب تو ہے کہ بالکل لازماً کرنی ہوگی. ان فیکٹ
اس میں بھی آپ کو ٹائٹرز بھی دیکھنے ہوں گے، یعنی نہ صرف یہ کہ اس شخص کے جس کا آپ خون اب ڈونیشن لینے لگے ہیں اور کسی اور میں دینے لگے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کے PCR نیگیٹو آ چکے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس کی اینٹی باڈیز پازیٹیو آ چکی ہیں، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس حد تک آ چکی ہیں، جس کو ہم ٹائٹر کہتے ہیں، اور سرٹن کٹ آفس ہیں کہ کم از کم ایک حد سے زیادہ حد تک ان کے خون میں مقدار موجود ہو ان اینٹی باڈیز کی، جب آپ ایسے لوگوں سے یہ خون لیں. So if I bring this question to a low socioeconomic setting جہاں پہ آپ کو PCR نہیں مل رہا but you only have antibody kits, so کیا وہ پلازما ضائع ہو جائے گا؟ میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ آپ نے یہ تو پروف کر دیا کہ اس شخص کے سیرم میں بہت سی اینٹی باڈیز ہیں، یعنی کہ یہ شخص کا جسم جو ہے وہ فائٹ کر رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے اس وائرس کے خلاف، لیکن آپ نے یہ پروو نہیں کیا کہ وہ اس جنگ میں کامیاب ہو چکا ہے. کیا پتا اس شخص کے خون میں بھی وائرس موجود ہو ابھی تک، زندہ وائرس. اب ظاہر ہے آپ زندہ وائرس والا خون کسی اور پیشنٹ میں تو نہیں ڈال سکتے، وہ تو انفیکٹڈ خون ہے. یہ بھی ممکن ہے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی، سب چیزیں تو ان نونز ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پر ایک میری کنسرن یہ ہوگی کہ کیا پتا اس شخص کے خون میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹرین ہو اور آپ وہ ایک اور پیشنٹ کے خون میں بھی ڈال دیں، حالت مزید خراب ہو جائے بہتر ہونے کی بجائے. تو آپ کو دونوں چیزیں چاہیے ہوں گی، یہ PCR نیگیٹو ہو چکا ہے اور اینٹی باڈی پازیٹیو ہو چکی ہے. Question arose because ہمارا آج ایک گورنمنٹ نوٹیفیکیشن نکلا ہے around the lines that all recovered COVID patients should come and donate their blood. But ہمارے پاس PCR کی kits بہت کم ہے. So keeping that as a low resource constraint, یہ question یہاں سے نہیں، بہت اچھا کویشچن ہے، اور تھینکس فار دیٹ. مجھے کانٹیکسٹ بھی آپ نے بتائی تو لیکن بہت اچھا کویشچن ہے بہرحال، لیکن میرا جواب پھر بھی وہی رہے گا انفارچونیٹلی. وجیہہ ایکچولی ابھی تک جو ہمارے یہاں پاکستان میں جو ریکوری کا کرائیٹیریا ہے نا، وہ یہی ہے کہ 2 PCR نیگیٹو ہیں. تو یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں، یہ وہی لوگ جو گورنمنٹ بھی کال کر رہی ہے کہ جس کا ہو گیا ریکورڈ، وہ انہی کو کال کر سکتی ہے جن کے 2، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس سیرولوجی تھی نہیں، ایز یو آر آلسو اویئر. اور جو ہے ابھی ہمارے پاس جو جن کو ہم ریکورڈ کہہ رہے ہیں، یا جن کا گورنمنٹ کہتی ہے نا کیورڈ، ایک آپ کو آتا ہے کہ اتنے لوگ کمپلیٹلی ٹریٹڈ والے جو ہوتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کا PCR نیگیٹو ہو چکا ہے. تو ابھی تک دس از دا اسٹریٹجی بائی دا گورنمنٹ، جو ہم نے نیشنل گائیڈ لائن میں نے جیسے آپ کو مینشن کی نا کہ two PCR نیگیٹو 24 hours apart, دیٹ از دا نیشنل اسٹریٹجی رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. another question جو ابھی بھی آ رہا ہے بار بار, that is the role of prophylactic HCQ, prophylactic hydrochloroquine, frontline workers. So if you're a GP who's looking into 50 susceptible cases in one day, تو کیا آپ کو کچھ لینے کی ضرورت ہے یا صرف آپ اگر اپنا PPE صحیح رکھیں گے تو that should be enough? Again a question open to both. سو وجیہہ ابھی جو ہے کرنٹلی ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں اپنا PPE بالکل صحیح رکھنا ہے. جو ایک اسٹڈی ہے بھی چائنیز وہاں سے کہ رسک ہیلتھ کیئر ورکرز کون سے والے تھے جن کو انفیکشنز ہوئے، انہوں نے اس میں یہی رسک فیکٹر بتائے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ہینڈ ہائیجین پریکٹسز اچھی نہیں تھیں، وہ لوگ جن کا PPE کے ساتھ کمپلائنس اچھا نہیں تھا، ان لوگوں کو انفیکشنز ہوئے. ہاں البتہ ظاہر ہے یہ وائرس، اس کی ٹرانسمیشن، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی اور اسٹریٹجی بھی ہو ساتھ میں جو ہم کر سکتے ہوں. فی الحال ہمارے پاس ایسا کوئی لٹریچر نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کرے. دیر از اے ٹرائل گوئنگ آن. ہم خود یہاں پہ ان AKU ہم ایز اے سینٹر ہم ایک ٹرائل لانچ کرنے والے ہیں. دیر از اے ٹرائل گوئنگ آن ان کیا کہتے ہیں in the US. There are a couple of trials going on. ایک آکسفورڈ کی ملٹی کنٹری ٹرائل ہے which is going on. But as and when the data becomes available, یہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی اور اچھی کلیئرٹی کے ساتھ. مگر اگر آپ بہت پراپر PPE کر رہے ہیں، آپ کی ہائیجین پریکٹسز اچھی ہیں، تو پھر آپ جو ہیں اپنا ایکسپوجر بہت ریڈیوس کر سکتے ہیں. اینڈ یو مے ناٹ بی، مطلب یعنی کہ آپ کا انفیکشن سے پریونشن کے لیے یہی سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجیز ہیں ایٹ دا مومنٹ. تھینک یو.
اور دوسرا डॉक्टर یہ मान کہ دوسرا یہ کہ میں دوبارہ یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ دوائیاں بے ضرر نہیں ہیں، ان کو بے ضرر نہ سمجھیں. ان دوائیوں کے بہت سائیڈ افیکٹس ہیں. ایون ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے ہم بہت محتاط رہتے ہیں. ہم ڈیلی ای سی جیز کرتے ہیں، سم ٹائمز ٹوائس ڈیلی ای سی جی کر رہے ہیں، اور ان کا بہت، کیونکہ ان کی ہاف لائف بہت پرولونگڈ ہے، یہ آپ کی باڈی میں کافی عرصے تک رہتی ہیں. کئی کنٹریز ہیں جہاں پہ ان کی ٹاکسیسٹی کی وجہ سے جب لوگوں نے ایک دم ہی شروع کر دیا لینا، ان کی ٹاکسیسٹی ہوئی، لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اسی لائک شروع کر دیں جسٹ بیکاز somebody or somewhere you heard about it. ठीक, thank you. एक question again open आया है based on ecological studies. There was an Australian paper that was published on कि जो हम BCG का इंजेक्शन लगाते हैं इसकी कोई नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी आई है अंडर कंसिडरेशन इन कंट्रीज जिसमें पॉलिसी है BCG देना, उनमें ये कोविड की बीमारी कम आई है. आप दोनों में से कोई भी अगर इस पर कमेंट करना चाहे एंड यू फील कि अगर इसमें कोई सच्चाई है. तो मैं कर लेता हूँ इस पर. उससे पहले मैं ज़रा सी बात पिछले वाले पर भी कहूँगा. मैंने डॉक्टर वजीहा एक लिंक शेयर किया है यहाँ पर, अगर आप ये बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ भी शेयर कर सकें. मैंने यहाँ चैट में डाला है, जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल है जो इस बारे में बताता है कि सिंगापुर, हांगकॉन्ग और बहुत से और ममालिक में वो कौन सी सिंपल चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स को, GPs को करनी चाहिए हैं अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए. तो ये चीज़ें आप कर लें. हर किसी को N95 मास्क नहीं चाहिए है. ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हर कोई कर सकता है. लो रिसोर्स सेटिंग्स में भी क्लोरोक्विन की भी ज़रूरत नहीं. आई कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट डॉक्टर नौशीन सर, इस बारे में अभी तहकीक की जा रही है. जहाँ तक था सवाल BCG का, तो BCG तो आपको पता ही है कि इवन TB से भी हमें नहीं बचा पाई आज तक. BCG तो बहुत से ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है. जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं वो तो चाइना में भी इस्तेमाल की जा रही है. अगर BCG इतनी ही ज़बरदस्त होती तो आज हम सारे कोविड के मसले में ही ना पड़ते, क्योंकि आपको तो मालूम है कि कोविड आया ही चाइना से है. इसी तरह और भी बहुत से ममालिक. इससे रिलेटेड एक सवाल आता है कि क्या मलेरिया के लोग, जहाँ पे मलेरिया बहुत कॉमन है, क्या वो बच पाएंगे? आई बिलीव कि ईरान में भी मलेरिया बहुत कॉमन है, चाइना भी है. हम लोग उसी चीज़, आई थिंक उसी खतरे में पड़े हुए हैं जहाँ पर मैं खुद अमेरिका में रहते हुए हम अमेरिकन को भी देख रहा था 1 महीने पहले तक. जब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ शिद्दत इख्तियार नहीं करती पूरी पॉपुलेशन में, तो लोग मुसलसल इस गलत फहमी में शिकार रहते हैं कि शायद हम बाकियों से थोड़े बेहतर रहेंगे. मेरे ख्याल में अगर आप वो ग्राफ्स देखें, वो कर्व्स देखें, तो वो इंतहाई कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री जिस तेज़ी से बढ़ रही है, जिस तेज़ी से ये केसेस बढ़ रहे हैं, आप ये मत देखिए कि उनके एब्सोल्यूट नंबर्स क्या हैं, आप ये देखिए कि वो किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं. वो बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह इटली में था या जिस तरह आज अमेरिका में है. और इन चीज़ों को बदलने का एक ही तरीका है. डेफिनेटली वो BCG पर कनात करना नहीं है, और हमें कभी भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि हम एक प्रॉपर स्टडी करके अब लोगों को BCG देकर और उनके BCG लगने के 40-50 साल बाद उनको कोविड के मर्ज में तो नहीं मुब्तला करवा सकते. तो एक ही तरीका है बचने का, और वो ये है कि हमें चाहे BCG लगी या ना लगी, मलेरिया हुआ या ना हुआ, हमें इंश्योर करना है कि रमज़ान भी आने वाला है. किस तरह से हम लोगों को ये तलकीन करें कि वो घर में नमाज पढ़ें, किस तरह से हम तलकीन करें कि ये ऐन सुन्नत और हदीस के मुताबिक है कि आप ट्रैवल ना करें, दोस्तों अहबाब को कहें कि वो जिस शहर में हैं वो वहीं पर रहें. किस तरह हम अपनी सफाई निस्फ ईमान है, और हम किस तरह से अपने हाथों को साफ रखें वगैरह वगैरह. 6 फुट का फासला रखें. यही तमाम चीज़ें हैं, और इससे बालातर हमें कभी भी BCG का पक्का तो मालूम नहीं होगा, लेकिन कोई भी चीज़ उस तरफ पॉइंट नहीं करती अगर आप गौर से देखिए कि वो कोई फ़ायदा हमें पहुंचाने वाला. Totally agreed. माजिद, I think I'm going to take up one last question because time थोड़ा हमारा ऊपर हो गया. इसमें कोई विटामिन C और जिंक का रोल आया है to increase immunity? मैं विटामिन C के बारे में ज़रूर कहूँगा कि विटामिन C से रिलेटेड एक अच्छी स्टडी कुछ साल पहले आई थी, जो कि कोरोना वायरसेस को तो नहीं देख रही थी, मगर एक बहुत ही मिलते जुलती फैमिली ऑफ वायरसेस जो इसी तरह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह करते हैं,
اسپیشلی سردیوں کے موسم میں. اور اس میں یہ تھا کہ اگر آپ بہت زیادہ وائٹامن سی لیں تو اس سے آپ کا تھوڑا بہت چانس گر جاتا ہے وہ بیماری لگنے سے. میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس اسٹڈی میں بہت زیادہ ڈوز میں وائٹامن سی لی جا رہی تھی گولیوں کی فارم میں. تو صرف مالٹے یا مالٹے کا جوس یا اسٹرابیری یا اس طرح کی چیزوں سے غالباً آپ اتنا وائٹامن سی کی مقدار نہیں لے سکتے جو کم از کم اس اسٹڈی میں یوز کی جا رہی تھی. پھر بھی میرا خیال میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ بیلنس ڈائٹ پر فوکس کرے, لوگوں سے کہے کہ ضرور آپ وائٹامن سی بھی لیں, آپ سبزیاں بھی کھائیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک اور اسٹڈی, بہت اچھی اسٹڈی کی گئی تھی, تو اس نے یہ دکھایا کہ جو لوگ کم از کم 8 گھنٹے کی پراپر نیند کرتے ہیں, وقت پہ سوتے ہیں, وقت پہ اٹھتے ہیں اور ریگولرلی یہ کرتے ہیں پے در پے ہر روز, تو وہ لوگ بھی اگر ان کو رائنو وائرس لگے جو کہ ملتا جلتا وائرس ہے کورونا وائرس سے, تو تقریباً آدھے لوگ ہوں گے جن کو اصل میں بیماری ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے ویسے بھی وہ یہ ساری ہمیں ڈیفینیٹلی ان کی تلقین کرنی چاہیے, چونکہ لگتا ہے جتنا ہمارے پاس مواد موجود ہے ریسرچ کا, اس کے بیسس پہ میں کہوں گا کہ ہاں لوگوں سے کہیے کہ اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں. آج کل رات کو وقت پر سوئیں, اچھا سوئیں, اور ڈیفینیٹلی پھل وغیرہ کھائیں. وائٹامن سی, مالٹے کا ویسے بھی سیزن ہے کسی حد تک, لیمو اور بھی جو مالٹے کا جوس, اس کے علاوہ اور بھی تمام وائٹامن سی تو بہت ساری چیزوں میں موجود ہے, بروکلی وغیرہ, ان چیزوں کو بھی زیادہ زیادہ استعمال کرنے کی کوشش. تھینک یو ماجد. میرے پاس آخری کوشچن ہے, ایکچولی 2 لاسٹ, اینڈ ایک آپ لوگ آنسر کر سکتے ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ ہم آلریڈی ٹرانسفیوژن بلڈ ڈونیشن لے رہے ہیں اور سرجری کے پیشنٹس, تھیلیسیمیا کے پیشنٹس, تو از اٹ کامن پریکٹس ان دی US اینڈ کامن پریکٹس ان پاکستان نوشین کہ ہم اس وقت بلڈ کو ٹیسٹ کر رہے ہوں آل ڈونرس کا فار PCR فار کووڈ؟ بلڈ بینکس ہمارے نہیں, so at this moment, sorry, there is no evidence. So let me tell you کہ وائرس کی جو پیتھوجینیسس ہے نا, وہ ریسپریٹری ایپیتھیلیم کو اٹیک کرتا ہے, اور زیادہ تر وہاں اس کے تھرو جو ہے انفیکشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اور دوسرا جو سورس ہے وہ فومائٹس ہیں, کہ جو یعنی کہ آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی سیکریشنز, یا آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ نے اپنی ناک صاف کی یا آپ کھانسے اور آپ کے ہاتھ میں آپ کی وہ لگے, اس سے جو ہے دوسری جگہ پھیل گیا. تو ابھی تک یہ 2 طریقے ہیں وائرس کی ٹرانسمیشن کے, بلڈ کے تھرو ٹرانسمیشن نہیں دیکھا گیا, اور اسی وجہ سے یہ بلڈ بورن النس نہیں ہے جس کے لیے بلڈ بینک میں اس کی اسکریننگ کرنی کی ضرورت ہوتی ہو. بالکل, یہاں پر بھی میں بالکل یہی سب کچھ کہوں گا. ٹھیک, چلیے. سو بوتھ آف آر پینلسٹ اگری. ایک اب لاسٹ کوشچن ہے فار پیپل ہو آر لوکنگ انٹو کووڈ پیشنٹس. وہ جب گھر واپس جائیں تو ان کے لیے آپ لوگ کیا احتیاطی تدابیر رکھیں گے کہ آپ اپنی فیملی سے دور رہیں, کیونکہ یہ 3-4 دفعہ نیکسٹ کوشچن آیا, اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی دی لاسٹ کوشچن آف دی ڈے. سو یہ کہ میں خود بھی جو ہوں اس وقت کووڈ کے پیشنٹس کی کیئر میں انوالوڈ ہوں, اور ظاہر ہے یہ بہت ایک بڑا جو ہے نا ہمارے لیے روزانہ کا ہوتا ہے کہ ہم گھر جا رہے ہیں اور کہیں ہم یہ بیماری اپنے ساتھ لے کے نہ چلے جائیں اور ہمارے گھر والوں کو نہ لگ جائے. یہ ہم سب کی کنسرن ہے, بہت ویلڈ کنسرن ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم ساری احتیاطی تدابیر کریں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اس حوالے سے, سو میرا روٹین یہ ہوتا ہے, میں ہمارے یہیں پہ جو ہے اپنے جو ہے ہمارے اسکربز ہوتے ہیں, ہمارے پورا پروٹیکٹیو گیئر ہوتا ہے, ہم جب جاتے ہیں تو پورا وہ احتیاط لے کے جاتے ہیں, اور اس ایریا کو لیو کرنے سے پہلے ہم وہ ساری ڈافنگ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ پورا جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہم نے پہنا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم اتارتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ فارچونیٹلی AKU میں تو شاورنگ کی بھی فیسلٹی ہے. اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ زیادہ کنٹامینیٹ ہو گئے ہیں یا آپ نے زیادہ لمبے آور تک ڈیوٹی کی ہے, تو یہاں پہ ہمارے اسٹاف کے لیے وہ فیسلٹی بھی موجود ہے. بٹ دس از ہاؤ وی کین ٹیک پریکاشنس. اور دوسرا یہ کہ گھر میں بھی ہمیں یہ بھی
اس چیز کا بھی احساس اس وقت تک ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک لوکل ٹرانسمیشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے ملک میں ہم کسی کو بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے، اور اکثر لوگ میں علامات بھی نہیں ہوتی، تو کیا آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ آپ اگر کس اسٹور میں کھڑے ہیں اور آپ کے برابر والے کو انفیکشن ہے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے جس چیز کو چھوا ہے کہیں اس میں اس کے تھرو، تو اس میں آپ کی جو میجر جو اسی لیے بار بار جن چیز کی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بار بار واش کریں، اپنے جو ہے کھانستے وقت منہ پہ جو ہے کپڑا رکھیں، یا اس کو یا اگر آپ نے ٹیشو پیپر یوز کیا ہے تو وہ اس کو فوراً پہ ڈسکارڈ کریں، اور چیزوں کو جو مسلسل آپ کے استعمال میں رہتی ہیں، جیسے آپ کا سیل فون ہے، اب فار ایگزامپل میں جب جاتی ہوں وارڈ میں پیشنٹ دیکھنے، میں اپنا سیل فون ساتھ لے کے ہی نہیں جاتی ہوں، تو یہ کہ سیل فون اگر آپ کو لگتا ہے اس کو بھی آپ صاف کریں ود الکوہول ربز، وہ جو وائپس ہوتے ہیں اس سے، جو جیسے اپنے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ہم لوگ سب اپنے اسٹیتھوسکوپ وغیرہ بھی ہم جو ہیں وہ الکوہول اس سے سواب سے صاف کر رہے ہیں، تو اپنی جو مسلسل استعمال کی چیزیں ہیں نا وہ صاف رکھیں، اور جہاں پہ اگر آپ کے فار ایگزامپل اگر کوئی یوزولی جو ہاسپٹل ان پیشنٹس کو کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے پاس ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں پیشنٹ ہیں زیادہ تر کے، تو ہمارے ان کا اکوپمنٹ بھی ڈیڈیکیٹڈ ہے، ہم ان کا جو اپنا اسٹیتھوسکوپ وغیرہ جو بالکل پازیٹیو پیشنٹس پہ یوز کر رہے ہیں، تو وہ انہی کے لیے ہم نے وقف کیا ہوا ہے کہ انہی پیشنٹس پہ استعمال ہوگا، تو بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں جو کی جا سکتی ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تھینک میں یو بالکل ایگری ڈاکٹر کروں گا، ماجد، اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی بالکل ایگری کروں گا، اور ساتھ میں یہ سلائیڈ چائنیز گائیڈ لائن سے متعلق میں دوبارہ بھی دکھانا چاہتا تھا، جو کہ اس بارے میں شاید میں سمجھا تھا کہ سوال اس بارے میں بھی کسی حد تک تھا کہ جو لوگ ایک مرتبہ ریکور کر جائیں اس بیماری سے، پھر جب وہ گھر جائیں تو کیا ان کو گھر سے دور رہنا چاہیے یا نہیں، اور اس بارے میں چائنیز گائیڈ لائنس وہی احتیاطی تدابیر کہتی ہیں جو کہ جس طرح نوشین نے بہت اچھی طرح سے ذکر کیا، ہم سب کو بھی کرنی چاہیے ہیں، ہم سب سے مراد تمام ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ، جو کہ کافی زیادہ چانس ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ایکسپوز ہوئے ہوں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ایکسپوز ہوں گے اس مرض سے وہ انشاءاللہ بہت جلدی صحتیاب ہو جائیں گے، اور کبھی کبھی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم obviously جہاں تک اپنے آپ کو بچانے کی تمام تدابیر اختیار کریں، اسی طرح اگر ہمیں لگ جائے خدا نخواستہ تو پھر ہم اپنے گھر والوں اور اپنے باقی لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اینی لاسٹ منٹ تھنگس، آپ جو دونوں کوئی لاسٹ منٹ میسیجز ایڈ کرنا چاہیں، اینڈ دین وی ول ریپ۔ میں بس یہ کہوں گا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا اپنی ٹاک کے شروع میں کہ جو بیسک چیزیں ہیں ان کے اوپر فوکس کریں، ایک تو یہ بات میں کہوں گا، ٹھیک ہے نا، جس طرح سے آپ جو ہم اچھی جسے ہم کہتے ہیں گڈ میڈیسن وہ اختیار کریں، موٹی موٹی چیزیں ان لوگوں میں جو زیادہ خراب جن کی حالت ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہیں کہ ان کو ضرورت سے زیادہ ڈرپس نہ لگائیں، اگر ہو سکے تو وہ پیٹ کے بل لیٹیں، آکسیجن تھراپی ان کی دیں، اور ان کو آکسیجن لیولز ان کے 94 یا اس سے اوپر رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انشاءاللہ اپنے ہی بلبوتے پر ٹھیک ہو جائیں گے، تو ہمارا مقصد پھر یہ رہ جاتا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، ہم ان کو مانیٹر کریں، اور ہم یہ کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو کہ وہ اور لوگوں کو انفیکٹ نہ کریں، تو ان کو پراپرلی آئسولیٹ کریں، یہ چیک کریں کہ وہ کس کس کے ساتھ ان ٹچ ہوئے ہوں گے پچھلے 2 ہفتے بھر میں، اور یہ ان کو تلقین کریں کہ اب سے آگے بڑھنے تک ان کو بہت احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ تمام کام کریں جو اصولاً پورے ملک کو کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ ماجد۔ آن دس نوٹ ڈاکٹر نوشین کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ؟ سب سے پہلے تو وجیہ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس، اور یہ آئی تھنک بہت اچھی اپرچونیٹی تھی ہم لوگوں کے لیے بھی کہ ہم بھی بتا سکیں اور لوگوں کے کچھ کوشچنز جو ہیں وہ ایڈریس کر سکیں، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا ہم لوگ بہت سبھی لوگ ایک انزائٹی والی سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ میں جو ہوں نا یہی میرے سارے میسیجز تھے، اور جو ماجد نے آلریڈی شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ
دیکھیں یہ تو ہے اب یہ کہ اٹ از پارٹ آف اس. بہت ہم لوگوں میں سے ابھی بھی کسی ڈینائل فیز میں ہیں کہ نہیں یہ تو ایک سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ بہت لوگوں کا جو ہے نا امپریشن ہے. مگر یہ جو آپ کو تدابیر بتائی جا رہی ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی, جو آپ کو ہائیجین پریکٹسز کی اور جو سب بتائی جا رہی ہیں, وہ اسی مقصد سے کہ جو ہے وہ یہ وائرس واقعی بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور یہ کافی حد تک ابھی تک ہمارے لیے ایک انپریڈکٹیبل سی چیز ہے. ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کس کو بہت شدید بیماری ہوگی, کس کو بہت مائلڈ بیماری ہوگی. بہت ساری جگہوں میں ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا آ رہا ہے. اب یو ایس سے کچھ ڈیٹا آ رہا ہے جو کہتا ہے کہ ینگ میں بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو ینگ ہیں, ہم کو تو معمولی سی بیماری ہوگی تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ لوگ گھر جاتے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے بزرگ ہیں اور بیماری آپ دوسروں کو بھی لگا سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا نا ہمیں ہر ایج گروپ, ہر اس ایسپیکٹ سے سوچنا ہے کہ یہ بیماری ابھی تک تو اس نے کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا, تو ہم میں سے کوئی بھی اسپیئر نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی سیریس النس کے لیے بھی اسپیئرڈ نہیں ہے. بچوں میں بھی سیریس النس دیکھی گئی ہے, بڑوں میں بھی, اور ہر ایج گروپ میں جو ہے وہ سیریس النس دیکھی گئی ہے. تو بالکل اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے بالکل کیئر فری ہوں اور ہم یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ نہ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا میں بھی دیکھتی ہوں یہ امپریشن رہتا ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور تو وہ جو ہے اپروچ وہ بھی اچھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم ڈس ریگارڈ کر لیں ساری احتیاطی تدابیر کو. اور دوسرا یہ کہ ہم آپ جو ہے ہم لوگ ہر دفعہ مطلب میں ایٹ لیسٹ مائی سیلف کوئی بھی آپ کو سوال ریلیٹڈ ہو ٹو دس, یو کین لیو کوسچنز ود وجیحہ اینڈ دین وی کین آلویز گیٹ بیک ٹو یو ان سم وے اینڈ وی کین آلویز ہیو, مطلب ہم دوبارہ بھی کسی وقت میں یہ سیشن کر سکتے ہیں جس میں ہم آپ کے مزید سوال کو ایڈریس کر سکیں. اور تھینک یو ویری مچ فار دی اپرچونیٹی وجیحہ. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر ماجد, تھینک یو ڈاکٹر نوشین. اس وقت لائیو آپ کو دیکھ رہے تھے اراؤنڈ 7000 کے قریب جنرل پریکٹیشنرز, اینڈ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں. نیکسٹ ٹائم وی ول ٹرائی ٹو ٹیک لائیو کالز آلسو ان دا مڈل. مغرب کا اذان اس وقت ہو رہی ہے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو ریپ اٹ اپ بیکاز کچھ لوگوں کا آج روزہ ہے. I really want to thank you for your time, Dr. Nosheen, Dr. Majid. I know you both are on the floor and busy seeing COVID patients. It means a lot to us. Thanks a lot from Gets Pharma and hope to see you both soon. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.